नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज आज रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को मालूम है आज की जो गतिविधियां विशेष रूप से चल रही हैं, सबसे पहली बात तो हो गई है जिसको कहते हैं कि घर वापसी। कल तक कहा जाता था कि लोग घर वापसी को लेकर आपको भी मालूम है अनेकों तरीके की चर्चा, अनेकों बातों की चर्चा होती रहती थी, लेकिन अब कुल मिलाकर जिसको कहा जाता है कि जोर का झटका धीरे धीरे से लगा, और शायद वही जोर का झटका धीरे से लगा है इस समय भारतीय जनता पार्टी को आज के उसमें। और वो जोर का झटका आपको मालूम होगा, मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वापस तृणमूल कांग्रेस के अंदर लौट आए। 2017 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी और तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गए थे। आज एक मुलाकात के बाद में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि वापस आ गए, और मुकुल रॉय ने कभी भी उनका विरोध नहीं किया था। पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने दगाबाजी तृणमूल कांग्रेस से नहीं की थी, ऐसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ममता बनर्जी ने बोला है। दूसरा, इसी के अंदर में चलती चर्चा में तो रितु ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। रितु ठाकुर जी, अपने मोबाइल को कृपया करके ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखें, वर्टिकल में ना रखें, हॉरिजॉन्टल रखें अपना मोबाइल, मेरा निवेदन रितु ठाकुर जी से। रामकृष्ण मिश्र जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो आज की चर्चा में हमारे साथ चर्चा में भारतीय अपना समाज पार्टी से रामकृष्ण मिश्रा जी, उनका भी वीडियो ऑडियो दोनों चला गया है, और उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी रितु ठाकुर। रितु ठाकुर, आपका वीडियो तो आ रहा है, मेरा फिर निवेदन है अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, रितु ठाकुर कृपया करके अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लें। रितु ठाकुर प्लीज, मेरा निवेदन है रितु ठाकुर से। चलिए, तो जो चर्चा थी वो यही चल रही थी, लेकिन कुल मिलाकर कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा रहे थे, जो कह रहे थे राहुल गांधी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जितिन प्रसाद को रोक पाए, आज क्या कहेंगे वो लोग। हालांकि उनके एक सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ये लांछन जरूर लगा दिया है कि नहीं, जो गद्दार लोग थे वो तो यहाँ पर प्लांट किए हुए थे, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के अंदर हार गई, ऐसा उन लोगों का मानना है। अर्थात गई भैंस पानी में, सीधी सी बात तो यही हो गई ना इस बात को लेकर। भारतीय अपना समाज पार्टी से रामकृष्ण मिश्र जी, क्या कहेंगे आप इन सारी गति, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे। मेरा निवेदन है, तारिक कुरैशी साहब जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने, मेरा निवेदन अपने मोबाइल पर ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लें। मैं बार बार सबको कहता हूं ऐसे हॉरिजॉन्टल रखें, आपका मोबाइल ऐसे ऐसे ना रखें, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखें। तारिक कुरैशी साहब अपने मोबाइल को, जी बिल्कुल इसी तरीके से, और अपनी स्क्रीन से एक माइक का बटन दबा होगा, उसको अनम्यूट कर लें। आपका माइक जो है म्यूट है, बंद है, स्क्रीन पर एक छोटा सा माइक का निशान होगा, उसको टच करें तो मुझे आपकी आवाज आएगी। तारिक, हाँ जी साहब, बिल्कुल, जी जी, धन्यवाद धन्यवाद तारिक कुरैशी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं शुरुआत कर रहा हूँ भाई रामकृष्ण मिश्र जी से। सर क्या कहेंगे, गई भैंस इनकी तो पानी में इस हिसाब से अगर देखा जाए। कारण है, आपने भी देखा होगा पिछले दिनों में एक भगदड़ मची थी, जितने भी लोग तृणमूल कांग्रेस से, विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, बट्टा बैठ गया भारतीय जनता पार्टी, तो जीत ही नहीं पाई। इसके बाद क्या कहेंगे, उतार पर सूरज है। रामकृष्ण मिश्र, सर्वप्रथम मैं नमस्कार इंडिया चैनल के माध्यम से अपने देश के शहीदों का नमन करते हुए समस्त भारतवासियों का मैं नमन बंदन प्रणाम करता हूं। साथ ही श्रद्धेय भाई भारद्वाज जी को प्रणाम करता हूं, और चैनल में आए हुए हमारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। जी बोले जहां तक भाजपा की बात है, देखिए कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। जी, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं जी, तो उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता ने अपने मन में तमाम इरादों को रख करके और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में लाया।
जहां तक उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और नहीं, मेरा निवेदन आपसे रामकिशन मिश्र जी, महंगाई और बाकी चीजें छोड़िए, कुल मिलाकर क्या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस समय उतार पर है? क्या नरेंद्र मोदी की जो ख्याति, जो छवि, जो चमक थी, जो रोशनी एक समय में बताई जाती थी, क्या उस पर कहीं ग्रहण लग रहा है? क्या इनकी भैंस जो है वो पानी में डूबती नजर आ रही है? मिश्र जी, मुझे तो ये बताएं आप। जनता ने जो सोच करके मोदी जी के साथ अपना कदम से कदम मिलाते हुए और भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाया जी, उसमें जो है विराम लगता नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन जो है बीजेपी अपना स्तर नीचे, बीजेपी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जी जी, ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूंगा कि आज राम प्रसाद बिस्मिल जी के 125वां जन्मदिन, जिनके बारे में कहा जाता था कि खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, और आशिकों का आज जमघट कूचा एक कातिल है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। आज उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल जी की आज 125वां जन्म दिवस। कोटि कोटि नमस्कार इंडिया की ओर से। मैं ताजा खबर आपको बता दूं, अब तक 3 या 4 मिनट पहले की खबर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्या मायने निकलते हैं, बात अलग है। तारिक कुरैशी साहब, आपका स्वागत। तारिक कुरैशी साहब, जो लोग कल तक कांग्रेस पर लांछन लगाते नहीं थक रहे थे कि वो जितिन प्रसाद को नहीं संभाल पाए, आज क्या हुआ? अचानक, जिसको कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगा, या कई लोग कहते हैं जी गई भैंस पानी में। मुकुल रॉय, जिनके ऊपर इन्हें इतना ज्यादा विश्वास था, आज वही मुकुल रॉय छोड़कर टीएमसी की तरफ चले गए। क्या बात है? कुछ चमक उतार पर है क्या इस समय नरेंद्र मोदी? और मैं तो कहूं इस बार तो पश्चिम बंगाल के चुनावों के अंदर एनआईए तक इन्वॉल्व हो गई थी। सीबीआई, ईडी आने को लांछन तो लगते रहे हैं। क्या कहेंगे तारिक कुरैशी साहब? तारिक कुरैशी साहब, आपका शायद वीडियो चला गया है, वीडियो ऑडियो दोनों चला गया है। रितु ठाकुर, आप नहीं आ रही है, बेटर आप लॉग आउट कर लें तो ज्यादा अच्छा है रितु ठाकुर, क्योंकि आप स्क्रीन पर नहीं आ पा रही हैं। रितु ठाकुर जी, तारिक कुरैशी साहब आ गई आपका वीडियो ऑडियो, क्या कहेंगे तारिक कुरैशी साहब आप? जी प्लीज, मैं दोबारा प्रश्न सुनना चाहूंगा। तारिक कुरैशी साहब, मैं एक जानकारी ये दे रहा था कि इस समय योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल तक जो लोग ये कहते नहीं थक रहे थे बीजेपी के कि जितिन प्रसाद को नहीं संभाल पाई कांग्रेस, जब जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, आज जोर का झटका धीरे से लगा और मुकुल रॉय वापस टीएमसी में आ गए, जिसको लोग कहते हैं ना अपने आप उत्तर प्रदेश से कि गई भैंस पानी में। क्या कहेंगे आप? जी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से बीजेपी में कहीं ना कहीं एक भावना से ग्रस्त था, जो अब पिछले कुछ सालों से वो ऊपर आने लगी है। वो एक हीन भावना थी। हीन भावना उनमें ये थी कि उनके पास कोई ऐसा आइकॉन नहीं था जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ हो, या पुराने उनके कोई भी आइकॉन था। उसके लिए उनमें तड़प थी। उस तड़प के अंदर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित की जिस व्यक्ति ने अपने होम गृह मंत्रित्व काल में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। उसे उन्होंने छीनने की कोशिश करी या उसको अपना बनाने की कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने जितना जबरदस्त दल बदल पिछले 5-7 साल में कराया, या और उससे आप ले लीजिए 3 साल में कराया, उससे ये स्पष्ट उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने अभी रिसेंटली में एक बात आपका ध्यान करना चाहूंगा, बंगाल के अंदर जिस तरह पूरे का पूरे बंगाल को और टीएमसी को खत्म करा, उससे तो एक हल्ला मच गया था मीडिया में कि उनका संगठन भी और ये भी और सब खत्म हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि उनका जो अपना वर्कर था, उनका जो कैडर था, उसने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया और उसमें बगावत हुई। जब कोई भी दल या कोई भी वस्तु अपने मूल स्वरूप को खत्म करती है तो उसे अंततः इन हालात में जाना पड़ता है जिन हालात में बीजेपी
जाना शुरू हो गई है। बीजेपी सन 14 में भी जो आई थी वो अपने वास्तविक स्थिति पे नहीं आई थी। वो तो झूठ बोल के जुमलेबाजी जो उन्होंने बाद में भी करा कि मैं ये तो जो हर चीज को उन्होंने कहा जुमले हैं जुमले हैं जुमले हैं। तो आज तो स्थिति ये हो गई जैसा मध्य युग में जो जमींदारे का टाइम था और आदमी को खून चूसा जाता था, उसको मर रहा है, उसकी जमीन में उग नहीं रहा है, तब भी लगा लिया जाता था। आज वो आलम हो गया कि जो आज एक टैक्सी, आज जो स्कूटर वाला है वो एक गरीब आदमी का साधन बन गया। स्कूटर का मतलब आप चौराहों पे जाओ, शायद आपको नहीं पता चलता होगा, वहां पे टूट के ऐसे पड़ते हैं 5-6 पुलिस वाले उसके ऊपर, या तो उससे पैसा लेंगे जो मन चाहा या उससे वसूली करेंगे। अभी तक तो स्कूटर। कुरैशी साहब, ये तो आपने सारी बीजेपी की कुछ कमियां गिना दी प्रशासन में, और आपने जो ऑटो पुलिस वालों की चर्चा करी, सच्चाई है कि सबके शासन में कमोबेश यही स्थिति रही। कोई भी पार्टी सत्ता में आ गई, उन्होंने इन लोगों के ऊपर कभी लगाम लगाई ही नहीं। ये एक वास्तविकता है, कहीं से कहीं तक का भी दौर आप उठा लीजिए। लेकिन मेरा फिर आपसे वही प्रश्न है, आपने इतनी सारी कमियां भाजपा की तो गिना दी, आप कहां है? वो जुमले के बल पर तो आए, आप कहां खो गई? कांग्रेस कहां खो गई? कांग्रेस कहां लगभग जिसको एक तरीके से कहा जाए कि एक डूबता जहाज बन गई कि हर आदमी छोड़कर दूसरी तरफ को भाग रहा है। वो तो तृणमूल कांग्रेस थी, उन्होंने संभाल लिया। आपने क्या किया? मुझे तो आप अपना बताइए कांग्रेस का। हमारा जहां तक हमारा जितना मूल स्वरूप कांग्रेस का मान्यवर इस वक्त सुरक्षित है, इतना मूल स्वरूप किसी का भी सुरक्षित नहीं है। आज यूपी की बात मैं करना चाहूंगा, लगभग 32-33 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वर्कर जो था जिला स्तर पर वो कहीं नहीं गया। रही और बात यही कारण कुछ है लोगों के कुरैशी जाने साहब, की यही जिंदगी। एक शब्द मैं यही से प्रश्न, आप ही ने प्रश्न दे दिया कि नहीं गया मूल वर्कर, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में सदैव उस मूल वर्कर के साथ तो धोखा दिया। आप पूरे 4 साल तैयारी करता है कांग्रेस का जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर, और आखिरी समय में आप आकर समझौता कर लेते हैं, दूसरी पार्टियों से मिल जाते हैं जाकर, और वही संदेश आप इस बार दे रहे हैं। तो वो मूल वर्कर कब तक जुड़ा रहेगा? मुझे तो ये बताइए ना, आपके शीर्ष नेतृत्व ने मूल वर्कर के साथ कहां इंसाफ किया? यद्यपि चर्चा मेरी बीजेपी पर थी, पर चलिए अगर मैं कांग्रेस पर ही आ गया हूं तो मुझे बताइए ना, आपके शीर्ष नेतृत्व ने कहां इंसाफ किया मूल वर्कर के साथ? कुरैशी साहब, हमारे मूल वर्ग के साथ शीर्ष नेतृत्व में धोखा तो नहीं दिया कभी भी। कुछ नहीं तो जिन धोखा बात नहीं पर आप कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तारिक कुरैशी साहब, ये क्या हुआ कि एक आदमी तैयारी कर रहा है और आप जाकर दूसरी पार्टी के गोद में बैठ जाते हैं और बारंबार बैठ जाते हैं, लड़ने को पिटने को, कहीं सड़क पे आने के लिए मूल वर्कर और मलाई चाटने के लिए शीर्ष नेतृत्व। नहीं, उस वक्त जिस वक्त की आप सन 16 की बात कर रहे हैं, 17 की बात कर रहे 17 हैं। की बात थी, 17 में चुनाव था सर। हाँ, 17 की बात कर रहे हैं। 17 में बहुत अच्छी तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसमें हमने 27 साल बेहाल के नारे पे हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने जा रहा था। लेकिन हमारी दिक्कत ये नेतृत्व की दिक्कत नहीं है, उसमें नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे ही जो उस वक्त के विधायक थे, उन्होंने नेतृत्व पे, जहां तक मेरी जानकारी है, दबाव बनाया था कि साहब जो है वो समझौता होना चाहिए। राजनीति में मान्यवर कुछ मजबूरियां होती हैं। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत जबरदस्त जानकारी है, तो कुछ मजबूरियां होती हैं, कहीं ना कुछ कभी स्टेप उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये एक बड़े गर्व की तारिक बात है। साहब, कितनी मजबूरी होंगी, कितने मजबूरी होंगी आपकी? 17 में मजबूरी, आज की तारीख में मैं बता दूं, आज भी आपके शीर्ष नेतृत्व में यही कुछ फिर गठ रहा है, अंदर अंदर फिर यही चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल में आपने क्या किया? कितनी मजबूरियां होंगी साहब आपकी? आप धोखा नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे की बात कर रहे हैं। मैं राम कृष्ण मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मैंने चर्चा करी, हम भारतीय जनता पार्टी को तो कह रहे हैं गई भैंस पानी में, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की तो जा चुकी है। कांग्रेस में अभी तारिक साहब ने कहा कि मूल काडर का, आज में मूल काडर में बचा कौन? आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 2 आदमी बच गए, प्रियंका गांधी ले लीजिए, 3 बच गए, चौथा बच कौन रहा है? जितिन प्रसाद खानदानी चले आए, वो चले गए। गुलाम नबी आजाद को कैसे रोका हुआ है? आनंद शर्मा किस प्रकार रुके हुए? कपिल सिब्बल की क्या पोजीशन है? सबको नजर आ रहा है साहब। आनंद मिश्रा जी, सब दिखाई दे असली रहा है कि बात वो गई तो ये कहां है? कांग्रेस अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? खाली बीजेपी की तरफ मैं उंगली कब तक उठाता रहूंगा? यहां तो बहुत अच्छा लगता हूं जब मैं कह देता हूं गई भैंस पानी में बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है ये बताएं ना रामकृष्ण मिश्रा जी। है जी, कांग्रेस को जितना जनता ने जितना साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस अपना खुद
प्रतिदिन अपना मेरा निवेदन है मिश्रा जी थोड़ा सा ऊंचा बोले, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोले। जी जी कांग्रेस जी बोलिए। रितु ठाकुर आपकी हाँ। वीडियो नहीं आ रही है मुझे अभी तक भी, आपकी स्क्रीन उल्टी हो गई है फिर से मिश्रा जी। जी 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 एक मिनट। जी जी बोलिए बोलिए। जी सर, कांग्रेस अपना दिन प्रतिदिन जो है अस्तित्व खोती जा रही है और उसका कारण है कि एक ही परिवार पूरी पार्टी पर हावी है। किसी बाहरी तमाम नेता कांग्रेस में पड़े हुए हैं लेकिन उनको तवज्जो नहीं कभी दी जाती है। नहीं तवज्जो भी दी होता नहीं है जाती। एक दो प्रश्न है यहाँ पे मिश्रा जी। एक आपने जी कहा तवज्जो दी नहीं जाती, एक चीज और जी भी है। कई लोग कहते हैं यार कौन बुराई अपने सिर बांधे, जिसे कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन अपनी समस्या, इसलिए बदनामी के लिए गांधी परिवार को रखो, नीचे नीचे मलाई मिलती है तो ले लो, और नहीं तो बदनामी नहीं के लिए वो बैठे। दोनों चीजें। किसी ने क्या जबरदस्त तरीके से कोई सामने आया है? अगर जितेंद्र प्रसाद और पीएस संगमा की मैं बात करूं, उस समय के दौर को छोड़ दूं, तो उसके जी बाद से कौन निकल कर आया है साहब? एक्चुअली जब आने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो जैसे मनमोहन सिंह जी थे, जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारा बागडोर जो है सोनिया जी के हाथों में रहता था। वो कठपुतली बने हुए थे, तो उसी को देखते हुए देखिए मिश्रा जी, मैं एक चीज आपको कह दूं, अभी क्योंकि आप सत्ता पर बहुत ज्यादा काबिज नहीं हुए हैं, मैं ठीक है जी। नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि आप अगर जब सत्ता में आ जाएंगे आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा? आप कैसे गारंटी दे रहे हैं? अरे सीधा सीधा नहीं होगा। जैसे आज भाजपा वाले कह देते हैं जी मोदी के तो चलो कोई परिवार नहीं, लेकिन बाकी सबके खानदान वही घुसे हुए। साहब सिंह वर्मा के बच्चे ले लो, बाकी लोगों के देख लो, राजनाथ सिंह का ले लो, किसका परिवार नहीं मिलेगा आपको? कुलदीप जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय अपना समाज पार्टी अगर लखनऊ के विधानसभा तक पहुंची तो निश्चित ही पूरे सर्व समाज को एक साथ लेकर के हमारे पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई और बेरोजगारी, इस पर हम लोग काम करेंगे और सर्वहित के लिए काम करेंगे, सर्व समाज के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक समाज के लिए हम काम करेंगे। ठीक है तारिक साहब, मैं यहीं से शुरू करता हूं। जो अभी रामकृष्ण मिश्रा जी ने कहा कि सर्व समाज के लिए काम करेंगे, महंगाई के विरुद्ध काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, कुछ और भी है? कांग्रेस किस चीज के लिए काम करेगी मुझे ये बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस की राजनीति चलेगी, कांग्रेस में क्या चलेगा? नहीं, कांग्रेस की राजनीति कोई आज की तो नहीं है। कांग्रेस की राजनीति तो 130 साल पुरानी है, और 130 साल पुरानी राजनीति में उसने उसकी मूल भावनाओं में, मैं फिर वही बात कहूंगा, उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और वो हमेशा ना सिर्फ इस देश के लिए, इस देश के हित के लिए, भारत माँ के लिए, राष्ट्र के लिए उसने अपना सर्वोच्च समर्पित किया है। और कांग्रेस के अंदर उसका मकसद, उसका मोटो कभी जो है वो सत्ता नहीं रहा। कांग्रेस के नेताओं का मकसद कभी सत्ता नहीं रहा। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को ठुकराया, चाहे आप पहले टाइम को ले ले। तारिक साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम से पहले मैं एक और डिबेट कर रहा था, वहां भी यही चीज थी। आपने जैसे कहा पूर्वज 130 साल पुरानी पार्टी, वहां भी कुछ ऐसी चर्चा आई थी। और मैं चर्चा कर दूं, जैसे कल का भी विषय था वो ये था कि वो ब्राह्मणों को लेकर था। यार ब्राह्मण कब तक घंटी बजाता रहेगा परशुराम जी की और बाकी लोगों की, आदिगुरु शंकराचार्य की? वर्तमान में प्रश्न वही उठता है कि कब तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम की कांग्रेस खाती रहेगी? आज कांग्रेस ने, आज आपके शीर्ष नेतृत्व ने क्या किया? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। इलेक्शन का दौर आया, आप चले गए, आपने पुशअप भी कर लिया, आपने पब्लिक रैलीज को भी संबोधित कर दिया, सब कुछ कर दिया, मुस्कुरा भी लिया, गंगा जी में भी यात्रा कर ली, और उसके बाद एकाएक आप अचानक गायब हो गए। आज कहां है? आपने कहा सत्ता तो फिर है पार्टी की, इसलिए अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो आप लोगों का भला कैसे करेंगे? आप नीतियां कैसे बनाएंगे? सत्ता के लिए तो सारा खेल ही है ना तारिक कुरैशी साहब। तारिक साहब, मेरा आपसे एक निवेदन है, तारिक साहब मेरा आपसे निवेदन है, आपके सिर के ऊपर ज्यादा हिस्सा छूटा हुआ है, सिर के ऊपर बहुत हिस्सा छूटा हुआ है आपका, थोड़ा सा अगर कैमरा एडजस्ट कर ले। जी 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 बोले तारिक साहब, आप बोले। सत्ता जो है, सत्ता में आना अलग बात है, और सिर्फ सत्ता को ही मकसद बना लेना, जैसे हमारी बीजेपी ने बना लिया कि एन के
प्रियंका ने चाहे सिर्फ सच बोला ही ना जाए, सिर्फ झूठ का सहारा लिया जाए। आप ये देखिए कितने टीवी चैनल्स को सिर्फ इसी बात को साबित करने के लिए लगाया कि राहुल गांधी को क्या किस तरह उन्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं करी, उनकी क्षमताओं को खत्म करने की कोशिश करी। ये तो राहुल गांधी थे, अगर मैं उनको कहूं कि लोहे से बने हुए थे, जो उन्होंने उनका जो है न्यूरो सिस्टम जो है वो बरकरार नहीं, तो उन्हें तोड़ने के लिए क्या कोशिश नहीं करी। लेकिन वो आदमी आज भी खड़ा है, प्रियंका गांधी आज भी खड़ी है, सोनिया गांधी। अब राजनीति किसको कहते हैं? आप लोगों ने क्या किया मुझे ये बताइए ना। उन्होंने टीवी चैनल को, मीडिया को अगर अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, या उन्होंने, आप जो भी कुछ कह लीजिए, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आप लोग भी तो कर सकते थे। और मैं इसका उदाहरण दे देता हूं, क्यों आपका शीर्ष नेतृत्व इतना उदासीन है और क्यों लोग आज छूट रहे हैं वहां से। आपको मालूम, अभी एक चैनल चला था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह की उसके अंदर सपोर्ट थी, बहुत दिन चला। आप लोगों ने क्यों नहीं लगवाया उस चैनल को, क्यों सपोर्ट नहीं किया? अगर बीजेपी पर ये लांछन लगाते हैं, आपको, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी का बुरा करें, लेकिन अपनी अच्छाइयों को पब्लिक के सामने ला सकते हैं, एक सरल माध्यम है। या आपके अंदर कोई उदासीनता घुस गई है? मुझे तो ये बता दीजिए पहले आप, तारिक साहब। उदासीनता नहीं घुस गई है, उसके लिए तो फिर टोटल पूंजीवाद सिस्टम हमें अपनाना पड़ता। इन्होंने क्या करा है कि तमाम दो तीन बड़े भामाशाहों को अपने कब्जे में ले लिया और उन लोगों से सारे टीवी चैनल और सारा सोशल मीडिया कब्जवा लिया। क्या फिर वो कांग्रेस भी वही करती? फिर गरीब आदमी का क्या होता? आम आदमी की आवाज का क्या होता? उस आदमी के लिए जिसके लिए आजादी के लिए लाखों खून बहे, उसका क्या? आपके पास 130, आपने कहा कि आपने, मैं आ रहा हूँ रामकिशन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रामकिशन मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज मैं आ रहा हूँ, एक मिनट जी, बोलिए। 1000 मिल रही है आज, आज 100 तारिक साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि अब आप क्या कर रहे हैं? आप अगर कुछ करते, कुछ आगे बढ़ते, तो कुछ जनता के लिए कर तो सकते थे, फिर क्यों बेवजह पॉलिटिक्स में बैठे हुए? फिर अपना आराम से घर बैठे सबके सब, क्या दिक्कत है? क्यों आप आम जनता के साथ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये तो आम जनता के साथ धोखा हुआ ना। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम आएंगे, हम नीतियां बनाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, तो हम ये कुछ नहीं होने देंगे, और उसके बाद वही ढक के 3 बात। अरे सब कुछ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए तो किया जा रहा है ना। जो आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना। में आप एक बात से सहमत होंगे कि असत्य को पे विजय पाने के लिए सत्य को थोड़ा सा टाइम लगता है, जो सच्चाई है वो थोड़ा टाइम लेगी। अब ये टोटल झूठ का जो भ्रम, ठीक है मिश्रा जी, मुझे आप ये बताइए, वो असत्य पर सत्य की जीत जो चली आ रही है, अभी उन्होंने कहा सत्य थोड़ा समय लेगा, कितना समय लेगा? और वो समय क्या आप उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? कांग्रेस उसके लिए कुछ प्रयास कर रही है क्या? हालांकि मेरी आज डिबेट थी बीजेपी पे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गई है। लेकिन क्या कांग्रेस प्रयास कर रही है उस सत्य की तरफ बढ़ने की? कोई नहीं, तो कोई प्रयास नहीं कर रहा है उनका। वो कहते हैं बिल्ली के भागो छीका टूट जाए, बात अलग। रामकृष्ण मिश्रा जी, अभी भाई अनवर जी ने कहा कि 130 साल से हम 130 साल से सत्ता में रहे, तो क्या 130 साल में आपके पास पूंजी नहीं हो पाई जो आप आज पूंजी का ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारे पास जो है पूंजी की कमी है? नहीं, मैंने पूंजी की कमी और 130 साल की सत्ता नहीं कहा, शायद आप मेरी बात नहीं सुन पाए जी। मैंने पूंजीवाद की बात कही है, पूंजी की नहीं, पूंजीवाद की, कि पूंजीवाद में जाना पड़ता है साहब। समय था तब आप भी पूंजीवाद में थे, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आपके पास है। मैं इस तरफ को आना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा भटक गए, हम बहुत दूर निकल गए। मेरा प्रश्न रामकृष्ण मिश्रा जी सीधा सीधा सा वही है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े शौक से सेंध लगाई थी कांग्रेस के अंदर। बदकिस्मती से मुझे जो लगता है उनका चयन ठीक नहीं था। चयन ऐसे आदमी पे किया जो 2014 का इलेक्शन बहुत बुरी तरीके से हार गया, 17 का हार गया, 19 का इलेक्शन हार गया, ठीक है साहब। वो शायद योगी को झटका देना चाह रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है सेंटर के अंदर जो भी खिंचाव चल रहा था योगी और उनके शीर्ष नेतृत्व को लेकर, ठीक है साहब। तो ऐसे लोग जो आधार विहीन, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल में भी जिम्मेदारी सौंपी, क्या हुआ? कुछ नहीं, वोट प्रतिशत कांग्रेस का घटा है। तो क्या ऐसे आदमी पर बीजेपी दाव खेल रही थी? तो इसका मतलब इस समय क्या बीजेपी की नैया भी डावाडोल है? मिश्रा जी मुझे अब ये बता। निश्चित कांग्रेस ने तो जो किया सबको नजर आ रहा है इस समय। अब इस समय जो सत्ता में बात तो उसकी है, तो वो क्यों नहीं संभल पा रही है? वो गलत निर्णय बार बार क्यों ले रहे हैं? जी
निश्चित ही सत्ता जो है डामाडोल हो नहीं रही है, हो चुकी है जी। और 2022 के चुनाव में आपको ये नजारा आपके सामने आएगा जी। जहां तक मेरी पार्टी की बात है जी। भारतीय अपना समाज पार्टी जी। अपने हर मुद्दे पर जी। जोरदारी से चुनाव लड़ेगी जी। और हम लोग सर्व समाज को साथ लेकर के चलेंगे। जी। कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। जी। हम जो कहेंगे उसको करेंगे। किसी जैसे बीजेपी जो है मिश्रा जी, आपने कहा ब्राह्मण आपने चलिए अपनी पार्टी का चर्चा करी, ब्राह्मणों के उन्होंने तो भारतीय कुलदीप जनता जी एक पार्टी मिनट, वाले ने तो आकलन कर लिया। जो अभी अभी की कुलदीप खबर जी है एक उन्होंने मिनट, आकलन कर कुलदीप जी लिया एक भारतीय मिनट, जनता पार्टी ने ब्लूप्रिंट ब्राह्मणों तैयार के कर बल रहे हैं। पर आपने ऐसा क्या ब्राह्मणों किया के कि बल पर आप ब्राह्मणों भारतीय के बल जनता पर पार्टी को बीजेपी मात जो दे है पाए? ब्राह्मणों के बल पर बीजेपी सत्ता में आई सर एक और ब्राह्मण उसी को छोड़ ब्राह्मणों दीजिए को ना, मैं ब्राह्मण जी बाकी की बात कर ही नहीं रहा हूं। मुझे आप बताइए, जी भारतीय अपना समाज पार्टी जो आपकी पार्टी है, आप किस जी आधार पर बीजेपी को टक्कर देंगे? और ऐसे दौर में कि जबकि एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी थोड़ी सी शेकिया हिली हुई है। भारतीय अपना समाज पार्टी देश के हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर की बात को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी और उसके हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज की तारीख में क्या मुद्दा है आपके पास? आप कहां हैं? जनता के बीच में आप कहां हैं मिश्रा जी? मुझे ये बताइए ना, कोविड का दौर था, दुनिया भर के लोग गए, कांग्रेस के लोग कम से कम सड़कों पर उतरे तो सही। आप कहां थे? आपने कहां उपस्थिति दर्ज कराई? मेरा सीधा सवाल है, मैं आपको वोट जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पार्टी अभी नई है, हम लोग उस पर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हर क्षेत्रों में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, हमारे कार्यकर्ता आज सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं अब आगे का जवाब जरा आदरणीय तारिक साहब से ले लूं। तारिक साहब, मेरा जी आपको क्या प्रतीत हो रहा है? क्या इसलिए नहीं कि आप कांग्रेस में? मैं इसलिए, हालांकि मेरी एक आदत है, मैं थोड़ी सी, अब पिछले कुछ समय से मैंने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। मैं नहीं कराता, मैं एक ही तरफ के थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूं। मुझे आपसे आपका आकलन, क्योंकि आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां मात खा गई। इन्होंने शौक शौक में बड़े सारे नेताओं को आयात किया, वहां मात खा गई और बुरी तरीके से हार गए। सच्चाई देखा जाए तो हरियाणा का चुनाव भी क्योंकि आपकी पार्टी की उदासीनता, वरना यह हो ही नहीं सकता था, वो सरकार बना लेते। लेकिन आपकी पार्टी की उदासीनता, क्योंकि आपके किसी बड़े नेता ने वहां पर ढंग से रैलियां नहीं करी, वरना आपकी पार्टी सत्ता के अंदर वहां आ सकती थी। ठीक है सर, तो वहां भी वो हारते हारते बची, कमोबेश ये कह लो। गुजरात में भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे। अब ये जो निर्णय लिया, मैं बार बार जितिन प्रसाद वाले निर्णय को लेता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई, या योगी को, केवल योगी को झटका देने के लिए उन जितिन प्रसाद को ले लिया जो जितिन प्रसाद कल तक ब्राह्मणों के नाम पर एसी रूम में बैठकर, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एसी रूम के अंदर बैठकर नीति बनाते हुए बार बार बीजेपी को गालियां देती थी। क्या उनका आत्मविश्वास अब डगमगा रहा है क्या? या इस कोविड काल के अंदर मोदी जी का भी आत्मविश्वास और स्ट्रेटेजी इन लोगों की कुछ गड़बड़ आ गई है क्या? तारिक साहब, ये बिल्कुल सही बात है। ये इनकी कोविड काल में जिस तरह ये फेल हुए हैं, जिस तरह यूपी में और हरी जगह इनकी गवर्नमेंट फेल हुई है, जिस तरह लोग तड़पे हैं, और दूसरे इसके बाद ये है कि आज जो हालात जो इन्हें, सबसे पहले 1 मिनट में लूंगा कि जब कोविड शुरू हुआ था तो इन्होंने ये मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लग गए थे। उसके बाद जब दूसरा कोविड का शुरुआत हुई तो ये बंगाल में लग गए थे, जहां से हार के आए। तीसरा अब ये मसला आया, अब जो आया कोविड का, जो अब ये काल चल रहा है, उसमें ये क्या नाम, योगी और मोदी, अब ये पता नहीं दोनों में से कौन किसको हटा रहा है। योगी जी उन्हें हटा रहे या मोदी जी हटा रहे? पिछले 6 दिन से मेरे से एक चीज बता दूं, जितिन प्रसाद वाला तीर ये तो निशाने पर लगा कि जो कल तक योगी वहां पर उनसे बात नहीं कर रहे थे, जितिन प्रसाद के तीर चलाने का, वो जो तीर चलाया उसके बाद में योगी भागे भागे दिल्ली तो गए हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। वो तो निशाने के ऊपर चल गया। और अब जो कल तक अड़ियल थे, अब योगी को जो खबरें आ रही हैं, जो अभी आईएएस रिटायर में अश्वनी,
अश्विनी शर्मा, उनको भी मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जितिन प्रसाद को भी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन अभी भी गृह मंत्रालय रहेगा योगी के पास ही। और मैं फिर बता दूं, इस समय तक भी चर्चा रामनाथ कोविंद से चल रही है योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। मैं इसमें विनम्र क्षमा प्रार्थना के साथ आपकी बात से असहमत होते हुए बात कहूंगा कि जितिन प्रसाद इतने बड़ी चीज नहीं थे, क्या नाम के वो तीर लग जाता, क्योंकि जितिन प्रसाद अगर इलेक्शन अपना जीत रहे भी होते, आपने स्वयं कहा कि जितिन प्रसाद लगभग 3 या 4 इलेक्शन हार गए, और अभी रिसेंटली बहुत छोटा चुनाव था जिला परिषद का, उनकी सगी भाभी नहीं जीत पाई जी, नहीं जीत पाए। उनका भाई का क्या आलम हो रहा है, वो नहीं जीत पाए। वो कहते हैं कि अब मैं अब देखिए क्या नाम, मैं कितनी सेवा कर दूंगा। भाई अब उन्हें सेवा करने से किसने रोक रखा था? जो केंद्रीय मंत्री, सांसद, मैं विधायक रह चुका, यहाँ तो मैं तो केंद्रीय मंत्री क्या विधायक भी नहीं रह चुका। और इस कोविड काल में अगर आप यहाँ से अपनी टीम भेज के पता कर ले, कम से कम 10 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया, जिन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जिनके लिए लगा के ऑक्सीजन करीन। इन हालात में भी जब मैं अध्यक्षता से भी अब छोड़े हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया, और मैं हमेशा संगठन से जुड़ा रहा, लेकिन क्या वो इतने बड़े मंत्री होके वो सेवा नहीं कर सकते थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वजह एक सेकंड में कहूंगा, क्योंकि इन लोग जो नुकसान आप कह रहे हैं, नेतृत्व का कोई नुकसान नहीं है। इन लोगों को आदत पड़ गई है, बड़े घर के जितने भी बच्चे हैं, ये सिर्फ एयर कंडीशन में बैठकर आते, और बड़े घराने का इन लोगों ने अपना नाम कमाया, और उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और कांग्रेस अनवर जी कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। साहब, मैं सवाल मिश्रा जी से कर लूं यहीं से। मिश्रा जी, जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपके भी कोई ग्राम पंचायत में, ग्राम प्रधानी में आपकी पार्टी से भी कुछ सदस्य जीते, क्या आपकी पार्टी में भी इस प्रकार की कोई सेंध लगाने का प्रयास हुआ? बेशक आप अभी छोटे स्तर पर हैं उन लोगों के मुकाबले, मैं उन लोगों के मुकाबले की बात कर रहा हूँ, सबका अपना वर्चस्व है, मैं उसको कोई मेरे को वो नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा कोई अनुभव झेलना पड़ा आपके? हमारी भारतीय अपना समाज पार्टी अपने कदमों के सहारे चलेगी और चलती रहेगी। हम लोग किसी के उसमें से लगाने के चक्कर में नहीं है। नहीं, उन्होंने आपकी पार्टी में सेंध लगाई या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, या प्रयास किया उन लोगों ने? प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास करना असफल रहेगा। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जो है वो अपने अडिग हैं, और भारतीय अपना समाज पार्टी जो है संस्थापक अध्यक्ष माननीय राजन सिंह सूर्यवंशी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगामी 2022 के चुनाव में लखनऊ विधानसभा तक अपनी दस्तक देगी। ठीक है, मेरा निवेदन, तारिक कुरैशी साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? आपकी निवेदन करना चाह रहा था, जिसको वजनदार कहा जा रहा है, आपकी अंतिम टिप्पणी। जी, मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि उनको किसी और पार्टी से बिल्कुल लेश मात्र भी खतरा नहीं है। उन्हें सिर्फ कांग्रेस से खतरा है, और उन्हें राहुल गांधी से खतरा है, उन्हें प्रियंका गांधी से खतरा है, और उन्हें किसी से खतरा नहीं है। और वो एकमात्र उद्देश्य उनका कैन प्रकरण, चाहे वो पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे, और जितनी संस्थाएं के बल पर वो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तो जैसा ही कांग्रेस को मौका मिलेगा, कांग्रेस पुनः सत्ता में आ रही है। और आपने जिला परिषद के इलेक्शनों में यूपी में देख भी लिया होगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुल मिलाकर यह कि जो इनका निर्णय था भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई परिपक्व निर्णय नहीं था, और जहां उन्होंने कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश करी, वह दूसरी तरफ ममता बनर्जी खेला कर गई, और मुकुल राय और उनके बेटे को वापस अपनी पार्टी में ले आई, जिससे तिल मिलाए। और जो कालिता के 36 का आंकड़ा चल रहा था, जहां योगी एक बार जितिन प्रसाद के कारण दिल्ली की तरफ भागे थे, अब योगी की कुर्सी सुरक्षित हो गई, क्योंकि मुकुल रॉय वापस आ गए। 3 आदमी और वापस आ गए वहां पे जी। और भी ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर एक और मुलाकात पर आपसे चर्चा होगी, क्योंकि समय बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा है। तब तक स्वस्थ रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। आपकी भी लिए मेरी यही भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, कृतज्ञतापूर्ण आभार। नमस्कार।